नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने कांची के पल्लव के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अब हम लोग पल्लव के समय के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रशासन आता है। पल्लव शासन व्यवस्था का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है और इसके महत्व का कारण उसकी समन्वयकारी प्रकृति का होना है। पल्लव शासन व्यवस्था में एक ओर तो दक्षिण भारतीय शासन पद्धति का मूल तत्व स्थानीय स्वायत्तता को लिए हुए सुरक्षित थे और दूसरी ओर उसमें उत्तरी भारत की मौर्य तथा गुप्त शासन व्यवस्था के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को भी स्थान दिया गया था। केंद्रीय भूत प्रशासन का स्थानीय स्वशासन से मेल, यही समन्वय पल्लव शासन व्यवस्था को एक विशेषता प्रदान करता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था इसकी विशेषता थे। हम लोग क्रमशः इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पल्लव शासन का चरित्र वंशानुगत राजतंत्र था। राजतत्व को ईश्वरीय और वंशानुगत माना जाता था और वे अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते थे। राजत्व के ईश्वरीय सिद्धांत का अनुसरण करते हुए भी पल्लव सम्राट सर्वशक्तिमान होते थे। प्रशासन, वित्त, न्याय और सेना के क्षेत्र में अंतिम अधिकार उन्हीं के पास होता था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था। वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था, जैसे महाराज, धर्म महाराजाधिराज इत्यादि। राजा का उत्तराधिकारी भी राजा के शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था और उसे युवा महाराज या युव महाराज कहा जाता था। केंद्रीय शासन के लिए एक मंत्रिमंडल होता था, जिसे रहस्याधिक कद इत्यादि कहा जाता था। इसका गठन राजा द्वारा किया जाता था। ये प्रशासकीय कार्यों में राजा को परामर्श देते थे और इस प्रकार मंत्रिमंडल की स्थिति मात्र परामर्शदाता या सलाहकार की होती थी और ये जो भी प्रभाव रखते थे वह राजा और मंत्रियों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता था। बच्चों, केंद्रीय जो प्रशासन के संचालन के लिए मंत्रियों के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी होते थे, वो क्रमशः इस तरह से हैं। सेनापति या अध्यक्ष जो थे वो सैन्य विभाग के प्रधान हुआ करते थे। नायक या नैयक की अगर बात करें तो सेनापति का ये अधीनस्थ अधिकारी होता था। तीर्थिक नाम का एक अधिकारी आया है। ये तीर्थ स्थानों एवं घाटों की देखरेख और वहाँ कर वसूलने के लिए ये उत्तरदायी होता था। एक गुमिक नामक अधिकारी का नाम आता है, वह वन विभाग का अध्यक्ष था। मंडपी नाम का अधिकारी है, वह कर वसूल करके मंडप यानी कर जमा करने का स्थान में जमा करने वाला कर्मचारी होता था। शक्तिशाली नौसेना का गठन पल्लव शासकों की एक मुख्य उपलब्धि थी। न्याय के लिए पल्लव राज्य में न्यायालयों की स्थापना की गई थी और जिन्हें अधिकरण या धर्मासन कहा जाता था। साम्राज्य के विभाजन किए गए थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए पल्लव साम्राज्य का अत्यंत कई इकाइयों में विभाजन किया गया था। प्रशासनिक और इकाई और उसके प्रधान इस तरह थे, जैसे राष्ट्रमंडल प्रांत को कहा जाता था और इसका प्रधान राष्ट्रिक होता था। इसके बाद विषय का स्थान आता था और इसके प्रधान विषयपति होते थे या विषयिक होते थे। कोट्टम या कोष्ठम एक इसकी इकाई थी और इसका प्रधान देशाधिकृत या देशतिक होता था और इसी तरह से ग्राम होता था और उसका प्रधान ग्राम भोजक या ग्राम प्रधान या शासकीय पदाधिकारी कहे जाते थे। इसका एक अन्य नाम व पत्री भी प्राप्त होता है। स्वायत्त स्थानीय शासन, स्थानीय स्तर पर शासन के इकाइयों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान थी। इन स्थानीय इकाइयों के रूप में सभा एवं नाडु का उल्लेख मिलता है। शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता था। ग्राम स्तर पर ग्रामीणों की सभाएं होती थी।
ग्राम में मूलभूत समिति सभा होती थी। सभा एक औपचारिक संस्था थी जो उरार या समस्त गांव के अनौपचारिक सम्मेलन के सहयोग से कार्य करते थे। ग्राम सभाएं गांव के आर्थिक, न्यायिक और स्थानीय शासनिक मामलों को निपटाते थे। इस काम में ग्राम सभा के उप समितियां सहयोग करते थे। इस प्रकार पल्लवकालीन शासन आर्य द्रविड़ संस्कृति के समन्वित रूप को प्रदर्शित करता है। पल्लव शासन काल के दौरान वैदिक संस्थाओं का आत्मसातीकरण व्यापक स्तर पर हुआ, लेकिन वह आत्मसातीकरण समाज की ऊपरी संरचना में ही परिलक्षित होता है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्थाएं पूर्ववत पूरी स्वायत्तता के साथ कार्य करती रही। इसके बाद हम लोग पल्लवकालीन समाज की अगर बात करें तो पल्लवकालीन समाज के बारे में तत्कालीन धर्म ग्रंथों, अभिलेखों एवं विदेशी यात्रियों के विवरणों से जानकारी प्राप्त होती है। पल्लवकालीन समाज की सबसे बड़ी पहचान के रूप में वैदिक आर्य संस्कृति के निरंतर बढ़ते हुए प्रभाव को चिन्हित किया जा सकता है। बच्चों, 3 सदी से अधिक यानी 575 से लेकर के 897 ईस्वी तक का जो समय था, वह दक्षिण भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पल्लव शासकों की वैदिक ब्राह्मण में बढ़ती हुई अनुरक्ति के परिणाम स्वरूप तत्कालीन सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे पल्लवकालीन समाज के प्रमुख तत्व इस प्रकार थे। पहला, ब्राह्मणों का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ महत्व था। पल्लवकालीन समाज में वैदिक ब्राह्मण धर्म के प्रति विशेष आग्रह ने ब्राह्मणों के महत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि की। ह्वेनसांग ने लिखा कि अनेक वर्णों एवं जातियों में इनको सबसे अधिक पवित्र माना जाता था। इत्सिंग लिखता है कि भारत के 5 भागों मतलब पंच भारत में ब्राह्मणों का देवताओं के समान सम्मान किया जाता था। इस काल में भी ब्राह्मणों का मुख्य कार्य अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन एवं दान ग्रहण करना था। अध्ययन अध्यापन में कर्मरत ब्राह्मण को श्रोत्रिय ब्राह्मण एवं यजन याजन में कर्मरत ब्राह्मण को पुरोहित ब्राह्मण कहा जाता था। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता था। महेंद्र वर्मन एवं उनके वंशजों की ब्राह्मण धर्म में बढ़ती हुई आस्था ने धीरे धीरे धार्मिक एवं शैक्षणिक केंद्रों का उत्तरदायित्व ब्राह्मणों के हाथों में पहुंचा दिया। ध्यातव्य रहे कि पल्लव काल के आरंभिक चरण में धार्मिक एवं शैक्षणिक केंद्रों का संचालन जैन एवं बौद्ध धर्माचार्यों के हाथ में था। पुरोहित ब्राह्मण अपने यजमान शासकों और कुलों को क्षत्रिय वर्ण के स्थान दिलाने के लिए अनेक उपायों का सहारा लेते थे, फलतः उनका महत्व भी बढ़ा। पल्लव शासकों द्वारा ब्राह्मणों को समय समय पर दिए गए भूमि अनुदानों ने ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। फिर नवोदित शासक के रूप में क्षत्रिय वर्ग में उनको स्थान मिलता है। इस युग में ऐसे अनेक मुखिया अथवा शासक हुए जो मूलतः तमिल प्रदेश की आदिम जनजातियों से उभर करके समाज में आए थे और उन्होंने अपनी महत्ता बढ़ा ली थी। पुरोहित ब्राह्मणों की सहायता से पारंपरिक क्षत्रिय वर्ग में इनको स्थान प्राप्त होता है। इब्न खुर्ददवा ने तत्कालीन क्षत्रियों की 2 श्रेणियों का उल्लेख किया है। प्रथम है सत क्षत्रिय और दूसरा है क्षत्रिय। उसने पारंपरिक रूप से प्रतिष्ठित राजवंशों को सत क्षत्रिय कहा है एवं सामान्य क्षत्रिय कुलों को क्षत्रिय माना है। क्षत्रियों को ब्राह्मण के बाद समाज में सर्वाधिक आदर था। वैश्यों के अंतर विरोधी स्थिति होती है। तत्कालीन रचनाओं से पल्लवकालीन वैश्यों के संबंध में अंतर विरोधी स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इस युग के स्मृतिकारों एवं शासकों की रचनाओं के अनुसार वैश्यों की सामाजिक स्थिति अच्छे थे। उन्हें शूद्रों से भिन्न एवं उन्नत स्थिति प्राप्त थी, जबकि अलबरूनी व अन्य लोगों ने लिखा है कि तत्कालीन समाज में वैश्यों एवं शूद्रों के स्थिति में विशेष अंतर नहीं रह गया था। वैश्य वर्ग मुख्यतः व्यापार, वाणिज्य एवं कृषि कार्य से जुड़ा था। समाज में पारंपरिक वैश्य तो थे ही, इसके अलावा विभिन्न वर्णों एवं जातियों के लोग
आपद धर्म या आर्थिक लाभ के मद्देनजर व्यापार का पेशा अपना लिया था और वैसे समझे जाने लगे थे। शूद्रों की सामाजिक स्थिति हेय थी। पल्लवकालीन समाज में इनकी स्थिति निम्न हो जाती है। सामान्यतः सेवा एवं शिल्प कर्म से जुड़े हुए थे। बढ़ई, कुंभकार, संगतरास, लौहकार, चर्मकार, तंतुवाय आदि शिल्पियों की गिनती शूद्रों की स्थिति के रूप में की जाती थी और यह शिल्प कर्म शूद्रों की आजीविका के मुख्य आधार होते थे। सामंतवाद की बढ़ती प्रवृत्ति ने इनकी स्थिति को और दयनीय बना दिया। पल्लव शासकों द्वारा समय समय पर धार्मिक संस्थाओं व ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि एवं गांव के अनुदानों में कभी कभी कृषकों एवं शिल्पियों का हस्तांतरण भी होता था। इसके अलावा समाज में अस्पृश्यता का उल्लेख किया जा सकता है। ब्राह्मण धर्म के प्रचार प्रसार के चलते शुचिता की भावना बढ़ने लगी। वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के पोषक उत्तर भारतीय संतों, आचार्यों, ब्राह्मणों के प्रति अभिजात्य वर्ग की बढ़ती हुई आस्था, नई जातियों की संख्या में बढ़ोतरी आदि इसके कारण से तत्कालीन पल्लव समाज में अस्पृश्यता की भावना बढ़ी। चांडाल को तो पहले से ही अस्पृश्य माना जाता था। अब कुछ अन्य जातियों जैसे चर्मकार, रजक, वरुण, नट, धीवर, कैवर्त, एद या आदिवासी, भिल आदि को भी अस्पृश्यता की श्रेणी में रखा जाने लगा। अगर पल्लवकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो इनकी स्थिति अच्छी थी। वे पुरुषों की भांति सामाजिक समारोहों, उत्सवों, कार्यों में भाग लेते थे। नारियों में पर्दा प्रथा नहीं था तथा वे खुलकर नृत्य इत्यादि सार्वजनिक समारोहों में भाग लेते थे। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, किंतु शासक वर्ग के लोग एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे, अर्थात उनमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थे। समाज में नारियों को स्वतंत्रता मिलने के कारण प्रेम विवाह की प्रथा कल्पनीय है। कन्याएं प्रायः अपनी इच्छा के अनुसार पति का चुनाव कर सकते थे। समाज में नारी के नैसर्गिक सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। तमिल कवियों ने अपनी कविताओं में नारी सौंदर्य एवं प्रणयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। महत्वपूर्ण नगर एवं बंदरगाहों में सुरापान एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। वेश्याओं को जन सामान्य से अलग मुहल्ले या गलियों में बसना पड़ता था। तो ये जो हम लोगों ने एक एक आकलन किया है उस समाज का, वो इस तरह से रहा है। अगर धर्म की बात करें तो पल्लवकालीन जो शासक थे वो भगवान विष्णु के भी उपासक थे और भगवान शिव के भी उपासक थे, तो इसलिए उनको वैष्णव और शैव धर्मानुयायी कहा जा सकता है। अन्य धर्मों में जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, उसके प्रति इनका व्यवहार सहिष्णुता का था, कोई भेदभाव नहीं करते थे। पल्लव काल में ही अलवार एवं नयनार आंदोलन का सूत्रपात होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस चीज को नोट करिए कि पल्लव काल में ही अलवार और नयनार आंदोलन का सूत्रपात हुआ और जिसके कारण लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अलवार वैष्णव भक्तों को और नयनार शैव भक्तों को कहा जाता था। भगवान विष्णु को मानने वाले जो थे अलवार हुए और भगवान शिव को मानने वाले नयनार कहे गए। इस समय अगर मनोरंजन के साधन की बात करें तो पल्लवकालीन समाज में नृत्य होता था, संगीत होता था, खेल कूद आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। प्रायः गांवों में एक खुला मैदान होता था जिसे आर्डू कलश अर्थात नृत्य का मैदान कहा जाता था। विभिन्न अवसरों पर गांव के लोग एक जगह एकत्र होते थे और नृत्य आदि द्वारा मनोरंजन करते थे। पल्लव समाज में कई प्रकार के नृत्य प्रचलित थे जैसे आट्टम, कुत्तु, तिलकोल, कुनिप्पु इत्यादि। कुरु वैकुत नृत्य पर्वतीय भागों में रहने वाले पशु चारकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय था। वाद्य यंत्रों में बीड़ा, मुरली, मृदंगम, कुंभक, ढोल इत्यादि प्रमुख थे। कला की अगर बात करें तो पल्लव कला का इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मंदिर स्थापत्य कला, इसमें अगर चर्चा करें तो पल्लवकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण कांची और मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। कुछ तंजौर और पुडुकोट्टई आदि में भी पाए जाते हैं। पल्लव शासकों ने द्रविड़ शैली की आधारशिला रखी थी।
पल्लव कलाकारों ने स्थापत्य कला को धीरे धीरे काष्ठ कला और कंदरा यानी गुफा कला के प्रभाव से मुक्त किया, और यही कारण है कि प्रारंभ के मंदिरों पर काष्ठ कला और कंदरा कला का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु उसके बाद के काल में ये मंदिर उन प्रभावों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। पल्लव काल में मंदिर स्थापत्य कला की 4 शैलियां विकसित होती है। अब हम लोग इसकी शैली, इसके प्रतिपादक और विशेषता बता देते हैं। जैसे महेंद्र वर्मन शैली नाम से जो प्रसिद्ध है, इसके प्रतिपादक महेंद्र वर्मन प्रथम थे और पूर्णतः शैलोत्कीर्ण शैली थी। मामल्ल शैली की अगर बात करें तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल थे, इसके प्रतिपादक, और इनकी विशेषता पूर्णतः शैलोत्कीर्ण थी। राज सिंह शैली के नाम से जाना जाता है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय जो राज सिंह के नाम से जाने जाते हैं, ये पूर्णतः संरचनात्मक शैली थी। और अपराजित शैली, ये नंदीवर्मन शैली के नाम से भी जाना जाता है, ये अपराजित या नंदीवर्मन इसके प्रतिपादक थे और पूर्णतः संरचनात्मक इसका विशेषता है। महेंद्र वर्मन शैली मंदिरों को मंडप कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख उदाहरण अगर कहें तो भैरव कुंड हुआ, अर्काट जिला का मंदिर हुआ, उंडावल्ली गुंटूर जिला का अनंत साई विष्णु मंदिर हुआ। मामल्ल शैली के बारे में अगर बात करें तो महाबलीपुरम इसका प्रमुख नगर था। इसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने किया और उसको अपना राजधानी बनाया था। और इस शैली के तहत 2 तरह के मंदिर पाए जाते हैं, एक मंडप मंदिर कहा जाता है और दूसरा रथ मंदिर। मंडप मंदिर, बाराह, महिषमर्दिनी, पंच पांडव मंदिर इसके उदाहरण है। रथ मंदिर की बात करें या एकात्मक मंदिर में तो गुफा मंदिर के अंतिम चरण की ये अभिव्यक्ति है, जिसमें सप्त पगोड़ा, यो तो नाम सप्त पगोड़ा है लेकिन इनकी संख्या 8 है, जिसमें धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिड़ारी, वलयंकुट्टी रथ मंदिर। इनमें धर्मराज मंदिर सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें रथ पर नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल की प्रतिमा अस्थानक मुद्रा में निर्मित है, स्थापित है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने चर्चा किया था मंदिर स्थापत्य कला और उसके शैली के बारे में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मंदिर के प्रकार और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। इसमें जैसे मंडप मंदिर की अगर बात करें तो उसमें वाराह मंदिर, महिषमर्दिनी मंदिर, पंच पांडव मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। और इसी तरह से अगर रथ मंदिर की बात करें या एकात्मक मंदिर की बात करें, ये गुफा मंदिर के अंतिम चरण की अभिव्यक्ति है और इसे सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। तथापि इनकी संख्या 8 है, जिसमें धर्मराज हुए, भीम हुए, अर्जुन हुए, सहदेव हुए, द्रौपदी हुई, गणेश हुए, पिड़ारी हुए व वलयंकुट्टी रथ मंदिर। इनमें धर्मराज का मंदिर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसमें रथ पर नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल की प्रतिमा अस्थानक मुद्रा में निर्मित है। राज सिंह शैली की अगर बात करें तो इस शैली के प्रसिद्ध उदाहरण है कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर जिसे राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, मामल्लपुरम का तटवर्ती मंदिर जिसमें शोर, ईश्वर, मुकुंद मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। अपराजित शैली में अगर हम लोग बात करें तो इस शैली के प्रसिद्ध उदाहरण है कांची के ही मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर, गुडिमल्लम का परशुरामेश्वरम मंदिर। पल्लवों ने बौद्ध चैत्य विहारों से विरासत में मिली हुई कला का विकास करके एक नवीन कला शैली, द्रविड़ कला शैली को जन्म दिया, जो आगे चलकर चोलों एवं पांड्यों के शासन काल में पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें फिर मूर्तिकाल की अगर बात करें, मूर्तिकला का, तो पल्लव काल में मूर्ति कला का भी विकास होता है, जो कि वास्तुकला का स्वाभाविक परिणाम था। पल्लव शैली की मूर्तिकला कहीं कहीं गुप्त मूर्तिकला से साम्यता दिखाती है और कहीं कहीं विषमताएं भी प्रदर्शित होती है।
पल्लव मूर्तिकला बौद्ध परंपरा की भी ऋणी है। पल्लव मूर्तिकला के देवताओं व मनुष्यों की काया का अंकन अधिक गरिमामय है तथा पशुओं का अंकन करने में यह अन्य सभी शैलियों में श्रेष्ठ है। अगर हम लोग चित्रकला की बात करें बच्चों, तो पल्लवकालीन चित्रकला के नमूने सितंड वाशल के जैन दरी मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर, तिरुमलाईपुरम के शिव मंदिर के अंतःवर्ती छतों, दीवारों व टोड़ों पर अंकित मिलते हैं। सितंड वाशल के जैन दरी मंदिर के एक चित्र में महेंद्र वर्मन प्रथम को सपरिवार चित्रित किया गया है। समग्रतः अगर बात करें तो पल्लव कला प्राचीन भारतीय कला के इतिहास में द्रविड़ कला शैली की स्थापना एवं विकास का प्राथमिक सोपान निर्मित करती है। तो इतना छूट गया था, अब इसको हम लोग अलग से डाल देते हैं, आपके लेक्चर्स में ऐड कर देंगे। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे मदुरा के पांड के बारे में, जो तीसरी शक्ति थे वर्धन वंश के बाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।